झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। झारखंड के इलाके में हुई लगातार बारिश के कारण केवल ककोलत में झरने के में पानी काफी बढ़ गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज धार बह रही है। ककोलत की सीढ़ियों से पानी नीचे जा रहा है। कुंड में बड़ी तेजी से झरने का पानी गिर रहा है, जो कई फीट तक वापस ऊपर उठने लगा। राहत की बात यह रही कि ककोलत जलप्रपात में अभी अगले आदेश तक सैलानियों के प्रवेश पर रोक है। पानी की तेज धार की वजह से सीढ़ियों की रेलिंग को नुकसान होने की खबर है। फिलहाल वन विभाग की टीम ककोलत जलप्रपात की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी की तेज धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। ये सीढ़ियों की तस्वीर है और ये पूरी जो सीढ़ी है वो डूबी हुई दिख रही है। वन विभाग की टीम भी लगातार नजर रख रही है। सैलानियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, ककोलत का ये रौद्र रूप दिखाई दे रहा, अभी हालात किस तरीके से हैं और एहतियातन सतर्कता भी क्या बरती जा रही है? देखिए, अभी तो पानी जो है वो रुका हुआ है, इसलिए अभी ककोलत का जो झरने का जो पानी है वो थोड़ा शांत हुआ है। मगर इस बीच वन विभाग की टीम जो है वो लगातार वहां पे नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगले आदेश तक सैलानियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। तो वहाँ अभी कोई लोग वहाँ मौजूद नहीं है। और अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ये फ्लड आया उस समय वहाँ पे कुछ केयर टेकर और कुछ स्थानीय लोग वहाँ जो जंगल में रहते हैं वो आसपास वहाँ पे थे, और उन्हीं के द्वारा ये जो है वीडियो बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात के मौसम में झारखंड के जो इलाके में जो बारिश होती है वही इस ककोलत में झरने के पानी को बढ़ाती है। हाल में ही यह डिसीजन लिया गया है कि ककोलत में एक कैनाल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ये जो फ्लड का जो पानी आता है उसे बाईपास कर दूसरी तरफ ले जाया जाएगा। मगर इस बीच ककोलत का जीर्णोद्धार जब से हुआ है ये लगातार ये दूसरी घटना है। और इस साल 2 बार बाढ़ का पानी बढ़ा है, और ये जो दूसरा बार जो है वो काफी रौद्र रूप था झरने का। और इसमें सीढ़ियों में जो नए जो रेलिंग लगे थे उसके भी कुछ क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, और स्टील के जो बैरिकेड्स लगे थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और किसी कोई हताहत नहीं हुई है। फिलहाल पानी शांत है और अभी हर तरह के पर्यटन जो बाहर से आते हैं उनके आने पर भी रोक लगाई गई है। जी चलिए अनिल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार को एक और बड़ी सौगात मिल गई। देखिए, पटना में कच्ची दरगाह बिदुपुर के 6 लेन गंगा पुल का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस 6 लेन गंगा पुल के चालू हो जाने से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना पहुंचने में महज 5 मिनट लगेंगे। और इस पुल के चालू होने से राघोपुर दियारा के लोग बहुत खुश हैं और नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा तो पांचू राय नाम हुआ। क्या क्या मुश्किल होती थी? पहले तो बहुत मुश्किल था, ना यहाँ रोड था ना हम लोग के यहाँ लाइन था। मुश्किल था। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जेडी यादव हुआ, रामपुर श्यामचंद पंचायत से हैं। अच्छा। हमारे राघोपुर के लिए एक ऐतिहासिक आज का दिन है। ये राघोपुर के लोग हैं, उसी राघोपुर के जो लालू प्रसाद का गढ़ रहा है, और जिस राघोपुर से लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव अभी विधायक हैं। आजादी के 75 सालों तक यहाँ के लोगों को पटना जाने के लिए पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता था या नाव का। कहने का मतलब कोई साधन व्यवस्था नहीं था, कोई मरीज हो गया हल्ली जल्दी कुछ भी हुआ बहुत परेशानी होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी का सौभाग्य की बात है कि आज राघोपुर के लिए 75 वर्षों का जंजीर से मुक्ति मिला है यातायात के साधन में। नीतीश कुमार ने जैसे ही कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया, लोगों की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव। ये बना है, इसको कैसे देखते हैं? आज अजूबा लग रहा है। हमारे पूर्वज लोग यह कभी नहीं देखा था, एक सपना देखा था। वह सपना जो है से कि आज हम लोग के बच्चों के सामने पूर्ण हुआ है। इस पुल के बन जाने से दियारा और पटना के बीच की दूरी मिट गई है। 5 मिनट में दियारा के लोग पटना आ सकेंगे। पहले पटना जाने में हमको नाव से जाते थे 1 घंटे का समय लगता था, अब वही 40 मिनट समय लगता। पहले बरसात के दिनों में 6 महीने के लिए दियारा के लोग बाकी दुनिया से कट जाते थे, अलग थलग पड़ जाते थे। लेकिन इस पुल की सौगात मिल जाने से अब दियारा के इस क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और निवेश के नए रास्ते भी बनेंगे।
साथ ही इमरजेंसी की हालत में मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी के इलाके को नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवेश नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिनका नॉमिनेशन सिर्फ नया है, बाकी अध्यक्ष यही थे और आगे भी यही रहेंगे। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद की, जिन्होंने 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेशन भरा तो सियासी पारा चढ़ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। ये 13वीं बार है जब लालू प्रसाद इस पद की कमान संभालने जा रहे हैं। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। लालू प्रसाद के नामांकन से आरजेडी में खुशी की लहर है, पर एनडीए इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि लालू परिवार में दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी है। नहीं चाहते हैं इनके घर में कि दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी है। कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी दिया और कहा कि आरजेडी में किसी नेता या कार्यकर्ता की हिमाकत भी नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश कर सके। परिवार का मुखिया होने के चलते केवल उसी परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। किसी की हिमाकत नहीं है अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का कि कोई अपनी दावेदारी भी पेश कर सके। यह है राजनीति का सामंत। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी के लोग लालू प्रसाद को अपना नेता मानते हैं तो विरोधियों को आखिर क्या समस्या है। राजद का अध्यक्ष राजद के लोग ही न तय करेंगे और राजद के कार्यकर्ता अगर अपना नेता सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं तो उनको चुनेंगे अध्यक्ष। भाजपा थोड़ी है कि कई सालों से अध्यक्ष ही खोज रहे हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है और 2 टर्म से ज्यादा तीसरी टर्म किसी को झेलने को तैयार नहीं होते हैं वहाँ कार्यकर्ता। उनके पास तो कोई है ही नहीं, लायक ही नहीं भाई, सब अंधकार में रख के निर्णय लेता है। तो ऐसे पात्रों को चयन करना न करने के बराबर है। लालू प्रसाद के 13वीं बार पार्टी के बॉस बनने पर सियासत तेज है। विरोधियों का कहना है कि आरजेडी में लालू परिवार के अलावा किसी का सम्मान नहीं है, तो आरजेडी विरोधियों के इस आरोप को फिजूल की बयानबाजी बता रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत रही है, ये कहा। लालू प्रसाद अपने बेटे के सीएम बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोलते हुए लालू प्रसाद को बिहार का गब्बर बताया। एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। लालू यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का जो है सपना, वो पूरा नहीं होगा। पूरा इसलिए नहीं होगा कि बिहार की जनता फिर से गब्बर का जमाना लौटाना नहीं चाहता। एक शोले फिल्म में देखा था न गब्बर, तो गब्बर तो केवल ठाकुर का हाथ काटा, लेकिन लालू यादव के राज में हाथ ही नहीं कटा, हमारी बहनों बेटियों की अस्मिता भी गई। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का प्रकरण के बाद पहला बयान दिया और कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है। तेज प्रताप के बयान के बाद अब एक बार फिर उनके तथाकथित प्रेम प्रसंग पर सियासत शुरू हो गई है। गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर पोस्ट होने के बाद पार्टी और परिवार से बेदखल तेज प्रताप यादव का पहला बयान सामने आया है। तेज प्रताप ने कहा कि अपने इस हालत के जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं। यही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की भी मांग की। जो भी प्रकरण रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तेज प्रताप यादव बार बार जयचंद की बात कर रहे हैं, 2-4 लोगों पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं और तो और अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ किसने रची साजिश? तेज प्रताप की जान को किससे खतरा? और जिससे खतरा है तेज प्रताप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हमने आरजेडी से तेज प्रताप के आरोपों के बारे में सवाल किया, पर किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर विरोधी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपको किन किन लोगों ने साजिश करके फंसाया, क्या साजिश किया। तेज प्रताप के आरोप के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के लोग इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरोधी इस आरोप के बहाने लालू परिवार को घेर रहे हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बिहार में विकास परियोजनाओं की बाढ़ आने वाली है। 2025-26 में देश भर में जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट को एक्शन प्लान में शामिल किया गया है, उसमें करीब 2/3 सिर्फ बिहार में है, जिनकी कुल लागत 33,464 करोड़ रुपए है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। इनमें कुल 52 प्रोजेक्ट हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर के निर्देश दिया है कि हर हफ्ते वो अपने जिले के प्रोजेक्ट की समीक्षा करें, ताकि जल्द से जल्द डीपीआर तैयार हो जाए, जमीन अधिग्रहण कार्य पूरा हो जाए और टेंडर जारी किया जा सके। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा है कि लक्ष्य रखना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सारे प्रोजेक्ट के टेंडर जारी कर दिए जाएं। और खास बात यह है कि बिहार के जिन 52 प्रोजेक्ट को एक्शन प्लान में शामिल किया गया है, उनमें 46 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हैं। बिहार के कुल 52 हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई जो है 875 किलोमीटर है और इनमें 7 ब्रिज, 18 आरओबी, आरयूबी और 7 बाईपास भी शामिल हैं। और इनमें खास प्रोजेक्ट है अनीसाबाद एम्स के बीच 4 लेन का 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, समस्तीपुर शहर मगरदही घाट पर ब्रिज, बेतिया और सेवरही के बीच में गंडक नदी पर ब्रिज, कमला नदी पर ब्रिज बनाना। इसके अलावा देखिए शहर के जाम से बचने के लिए अरवल, दौलतनगर, औरंगाबाद में बाईपास बनाना, दरभंगा जयनगर के बीच 38 किलोमीटर का हाईवे बनाना, बेतिया से बगहा के बीच 69 किलोमीटर का हाईवे और अरवल से बिहार शरीफ के बीच 89 किलोमीटर का हाईवे। 52 प्रोजेक्ट में ऐसे कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले काम पूरा कर लिए जाने की बात की जा रही है। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाने का वक्त आ गया है, ये दावा किया है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने। नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बेहतर है, उद्योग लगाने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार को लैंड ऑफ इंडस्ट्री की तरफ ले जाने का मकसद है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना था, वो धीरे धीरे लगभग पूरे होने के राह पे, लेकिन अभी भी बिहार को विकसित होना होगा तो उसके लिए इंडस्ट्री की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो दिख नहीं रही है। तो बिहार में कहाँ समस्या है इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक निवेशक के दृष्टिकोण से देखेंगे, कोई निवेशक अगर किसी राज्य में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो कोई निवेश कैसे करेगा? दूसरी बात, जो अगर ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड है या नहीं है, उसको अगर आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कैसा है, हमारी पॉलिसीज कैसी हैं। तो फॉर्चुनेटली आज अब बिहार के पास सब कुछ है। आप कनेक्टिविटी आज मेरी किसी भी राज्य से आप तुलना कर लें, चाहे वो सड़क संपर्क हो, रेल संपर्क हो, एयर संपर्क हो, हम लगातार इम्प्रूव किए हैं, हम बहुत बेहतर हुए हैं। नीतियां हमारी अच्छी हैं। अब हम नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहे हैं और मुझको लगता है नई औद्योगिक नीति जो 2025 की बनेगी वो एक पूरा टर्न अराउंड लाएगा हमारे पूरे जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है बिहार का। और हम इस संकल्प के साथ जो काम कर रहे हैं कि बिहार जो एक लैंड ऑफ हिस्ट्री है उसको अब हम लैंड ऑफ इंडस्ट्री की ओर भी हम ले जाएं। तो ये समय आप कह सकते हैं कि आप एक हमारा लॉन्च करने के लिए या हमारा टेक ऑफ करने के लिए एकदम अब हम तैयार हैं। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुजफ्फरपुर दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति मुजफ्फरपुर के एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दरअसल कॉलेज के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की जयंती और कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। इस दौरान वो कॉलेज के छात्रों को संबोधित करेंगे।
उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर मुजफ्फरपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस पर न्यूज 18 के संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट देखिए। के मुजफ्फरपुर में ललित नारायण कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में कॉलेज के स्थापना दिवस और इसके संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के जयंती के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे और तैयारी आप देखेंगे किस तरीके से तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं वह की गई हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन है इस कॉलेज में और उसको लेकर के जो भी तैयारियां हैं वो हम लोग कर रहे हैं। पताही जो हवाई अड्डा है वहाँ आगमन होगा और वहाँ से रोड के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को यहाँ हम लोग कॉलेज में लेकर के आएंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। देखेंगे कि जर्मन हैंगर पंडाल भी जो है कॉलेज परिसर में लगाए गए हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी काफी बदलाव किया गया है। एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर से वह मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पे आएंगे, फिर वहां से कार से वह कॉलेज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और पटना से बड़ी खबर, जहां ऊर्जा मंत्रियों का बड़ा सम्मेलन है। आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो ऊर्जा मंत्रियों का यह बड़ा सम्मेलन, आज कई राज्यों के मंत्री शामिल होने वाले हैं। अंडमान निकोबार के ऊर्जा मंत्री भी शामिल होंगे। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल शामिल है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर अध्यक्षता करेंगे। साल 2030 तक की बिजली उपलब्धता पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ खपत, संचरण क्षमता, साइबर सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। पटना के होटल ताज में आज ये सम्मेलन होना है। सीएम नीतीश कुमार आज जमुई जाएंगे। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सीएम नीतीश शामिल होने वाले हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर नया गांव समाधि स्थल पर कार्यक्रम होना है। तो सीएम नीतीश आज जमुई जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश आज जमुई जाने वाले हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो जमुई के नया गांव समाधि स्थल पर यह कार्यक्रम होना है। दरभंगा से खबर है, जहां मारपीट मामले में 2 साल की सजा मिलने और विधानसभा सदस्यता गंवाने के बाद पूर्व विधायक मिश्रीलाल यादव 25 दिन बाद जेल से छूटे। जेल से छूटने के बाद विधायक ने इसे साजिश बताया। विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, जल्द ही वो दोषमुक्त होंगे। ये मुकदमा हुआ था, मुझे झूठे केसों में फंसाया गया था एक साजिश के तहत। बराबर ये हल्ला रहता था जो मध्यावधि चुनाव कराएंगे और इनको सजा कराएंगे। ये हल्ला हमेशा अलीनगर की जनता के बीच में, केवटी की जनता के बीच में थी। तो मुझे झूठे केसों में राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। और मतलब पटना में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, शहर के जन सुविधा केंद्रों का एक बार फिर से उपयोग कर इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाएंगी और राजधानी के 21 जगहों पर जल्द ही ओपीडी सेवा संचालित की जाएगी। हर वार्ड के निवासियों को आसपास की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कि सिविल अस्पतालों पर भीड़ कम होगी। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया गया है और हाल फिलहाल तक जो जन सुविधा केंद्र बनाए गए थे स्मार्ट सिटी के तहत, जो फिलहाल उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं और लंबे समय से बंद हैं, अब इनका उपयोग करने का फैसला लिया गया है। पटना के लोगों को अपने वार्ड में ही बेहतर और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अब 21 जन सुविधा केंद्रों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। इन केंद्रों में डॉक्टर की पोस्टिंग की जाएगी और जल्द ही ओपीडी सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इन केंद्रों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे सामान्य रोगों के इलाज से लेकर मातृ शिशु देखभाल और मुफ्त जो जांच है वो भी की जाएगी और दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यह फैसला लिया है। सभी तैयारियों की जो है वो जल्द पूरा करने का फैसला लिया गया है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के शुरू होने से जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनमें भीड़ भाड़ जो है वो कम होगी और लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें प्राथमिक इलाज किया जाएगा, बुखार, खांसी, जुकाम, चोट लगने का। इसके अलावा गर्भवती की जांच की जाएगी, नवजात का वैक्सीनेशन होगा, पोषण का परामर्श भी दिया जाएगा, ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, एनीमिया की भी जांच की जाएगी, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, परिवार नियोजन
का भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार फिलहाल 21 जगहों पर ये इस तरीके से सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ी पहल है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा, जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल तो पहुंचते हैं लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से वे परेशान होते हैं। तो जो जन सुविधा केंद्र हैं उनको अब इस रूप में विकसित किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए एक छोटे से ब्रेक